हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 की बॉटनी के लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन की साइकिल आपको बताई गई। फर्स्ट थी हैप्लोगैमेटिक लाइफ साइकिल, सेकंड थी डिप्लोगैमेटिक साइकिल, और थर्ड टाइप हमें आज पढ़नी है हैप्लोडिप्लोगैमेटिक लाइफ साइकिल। अर्थात इस प्रकार की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज लगभग बराबर समय के लिए रहती है। पूरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में लगभग हाफ टाइम के लिए हैप्लॉइड स्टेज और हाफ टाइम के लिए डिप्लॉइड स्टेज रहती है। इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। यह है हेटेरोथैलिक स्पीशीज है। इसमें एक एस्कस में बने हुए 4 एस्कोस्पोर में से 2 एस्कोस्पोर एक मेटिंग टाइप के तथा दूसरे वाले जो बचे हुए 2 स्पोर हैं वो डिफरेंट मेटिंग टाइप के होते हैं। इन दोनों प्रकार की हैप्लॉइड सेल बडिंग द्वारा अनेक सेल्स बनाती हैं। 2 डिफरेंट टाइप की मेटिंग सेल गैमीट एंजिन के रूप में कार्य करती हैं तथा फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाती हैं। डिप्लॉइड सेल एस्कस के रूप में कार्य करने लगती है तथा मियोसिस डिवीजन द्वारा हैप्लॉइड एस्कोस्पोर बनाती है तथा ये एस्कोस्पोर बडिंग द्वारा अनेक हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। डायग्रामेटिकली इसको यदि समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे एस्कस के अंदर जब एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं तो दोनों 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बाहर निकलते हैं, यानी कि 2 जो होंगे 4 में से 2 अलग मेटिंग टाइप के होंगे और 2 अलग, और ये भी बडिंग द्वारा अनेक हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। इनमें से 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप की जो सेल्स होते हैं, इसको स्पोर्स होते हैं जो गैमीट के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। कॉपुलेशन में होता है। कॉपुलेशन के दौरान प्लाज्मोगैमी पहली स्टेप आती है। प्लाज्मोगैमी जिसमें दोनों के प्लाज फ्यूज होते हैं और न्यूक्लियाई को पास में ले आते हैं। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप होती है कैरियोगैमी, जिसमें दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद बडिंग द्वारा डिफरेंट सेल्स बनती हैं डिप्लॉइड, और ये डिप्लॉइड सेल एस्कस मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं। मियोसिस द्वारा अनेक एस्कोस्पोर बनाती हैं। इस प्रकार लाइफ साइकिल रिपीट होती है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल कहलाती है हैप्लोडिप्लोगैमेटिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इस प्रकार की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज लगभग समान समय के लिए रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है सेरेविसी। इस प्रकार ये ईस्ट की टाइप स्टडी समाप्त होती है, जिसमें हमने इसका रिप्रोडक्शन पढ़ा। एक सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन और इसकी अक्यूरेंस, साथ ही साथ इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसको सुगर फंजाई कहते हैं, बेकिंग इंडस्ट्रीज में काम आती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टडी हम करेंगे निक्स फंजाई, जो ये भी एस्कोमैसिटीज को बिलोंग करती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फंजाई हम लेते हैं एस्परजिलस या यूरोसियम। इसे ब्लू ग्रीन या ब्लैक फंजाई कहते हैं। एक नज़र इसकी क्लासिफिकेशन पर डालते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन पर। किंगडम माइसिटी, डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटेना, क्लास एस्कोमैसिटीज, ऑर्डर एस्परजिलेलीज, फैमिली एस्परजिलेसी और एस्परजिलस। इसको यूरोसियम भी कहते हैं, इसका एक नाम है यूरोसियम। इस फंजाई की खास बात यह है कि इसकी दोनों टाइप पाई गई, मतलब इसकी
परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों प्रकार की टाइप इसकी पाई गई। यह एक सेप्रोफिटिक फंजाई है। इसकी लगभग 132 जातियां हैं, जिनमें से 30 स्पीसीज भारत में पाई जाती हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात हो गया, यानी कि कुछ इसकी जो 30 स्पीसीज हैं वो परफेक्ट हैं। अतः नियम के अनुसार इन स्पीसीज को सुब्रमण्यम ने क्लास एस्कोमाइसिटीज में रखा। इन 9 जेनरा की कैरेक्टर्स की समानता के आधार पर ही इनको एस्कोमाइसिटीज में रखा गया और बाकी इसकी अधिकांश जातियां डिटोरोमाइसिटीज क्लास में हैं, क्योंकि जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है उनको क्लास एस्कोमाइसिटीज में उनको डिटोरोमाइसिटीज में रखा गया और जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात होने लगा उनको क्लास एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब बात करें इसके अकोरेंस की। इसकी अनेक स्पीसीज जैसे एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस रिपेंस, एस्परजिलस फ्लेवस फ्रूट्स, वेजिटेबल, अचार, मुरब्बा व अन्य खाद्य पदार्थों पर ग्रो करती हैं। इसके साथ ही साथ यह नम कपड़ों, चमड़े का सामान इत्यादि पर भी ग्रो करती हैं। इसकी कुछ स्पीसीज फैकल्टेटिव पैरासाइट होती हैं, यानी कि विकल्पी परजीवी, जो अनार, अंजीर, खजूर, आम आदि फलों में सॉफ्ट रोट नामक बीमारी उत्पन्न करती हैं। इसकी कुछ जातियां मनुष्य तथा एनिमल्स में अनेक प्रकार की डिजीज़ कॉज करती हैं, कान और त्वचा की डिजीज़ होती है और इनको एक कलेक्टिवली वर्ड नाम दिया गया है। एस्परजिलस से होने वाली जो डिजीज़ है उनको बोलते हैं एस्परजिलोसिस। इसी प्रकार एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक सब्सटेंस सीक्रिएट होता है जो कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का अर्थ होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो इसकी जो एस्परजिलस फ्लेवस जाती है उससे निकलने वाले टॉक्सिन्स हानिकारक होते हैं और वो कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की या माइसीलियम की। इसका माइसीलियम यूकार्पिक सेप्टेट प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, जिसकी प्रत्येक सेल मल्टीन्यूक्लिएट तथा होमोकैरियोटिक होती है। यूकार्पिक का अर्थ होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइसीलियम का कुछ भाग ही पार्टिसिपेट करता है। इसको बोलते हैं अंशकायफलिक, यानी कि कुछ पार्ट ही फर्टाइल होता है। प्रोफ्यूजली ब्रांच से मतलब है घने रूप से शाखित, और इसकी प्रत्येक सेल मल्टीन्यूक्लिएट होगी। होमोकैरियोटिक का अर्थ है कि प्रत्येक सेल में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियाई होंगे वो समान होंगे। अगर इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, देख पा रहे हैं। ब्रांच सेप्टेट स्ट्रक्चर है, प्रत्येक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है माइसीलियम का। अब बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। एस्परजिलस का रिप्रोडक्शन भी निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट रिप्रोडक्शन की टाइप पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक कॉमन मेथड है, जिसमें माइसीलियम किन्हीं भी कारणों से, जैसे चाहे वो मैकेनिकल हो सकता है या एक्सीडेंटल हो सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तथा प्रत्येक फ्रेगमेंट में नॉर्मल कंडीशंस आने पर नया माइसीलियम बनाने की क्षमता होती है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है, जैसे हमने प्रीवियस फंजाई में पढ़ा। जब रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है तो निम्न स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी स्टेप्स हो सकती हैं उसको एक बार देखते हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर, मतलब इस जो माइसीलियम है उससे सबसे पहले कोनिडियोफोर का निर्माण होगा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया के फॉर्मेशन को एक नाम और दे सकते हैं, कोनिडियोजेनेसिस। इसके बाद ये कोनिडिया का डिस्पर्सल होता है, जिसे बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ कोनिडिया। के बाद जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया, और ये कोनिडिया जर्मिनेट करके फिर से नया माइसीलियम बनाते हैं जो लाइफ साइकिल को पहले की तरह रिपीट करता है। इन स्टेप्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एक एक स्टेप को यदि हम देखें तो रिप्रोडक्शन के समय सबसे पहले माइसीलियम की कुछ सेल थिक वॉल्ड होकर
हो जाती हैं। और ये थिक वॉल सेल होती है, इनके लिए एक नाम दिया गया है फूड सेल, पाद कोशिकाएं। फिर इरेक्ट एसेप्टेड कोनिडियोफोर का निर्माण करती हैं, जिसका एपेक्स फूल कर वेसिकल बनाता है, यानी कि जो कोनिडियोफोर बन रहे हैं तो उस स्टॉक पर उसका जो सिरा है वो फूल जाएगा, वेसिकल बनाएगा। और इस वेसिकल के आउटर सरफेस से एक स्ट्रक्चर निकलते हैं, इनको स्टिग्मेटा बोलते हैं या प्रांगुल बोलते हैं। ये प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकते हैं। प्रत्येक लास्ट वाले मेच्योर बॉटल शेप्ड स्टिग्मेटा के एपेक्स से एक के बाद एक लगातार कोनिडिया की एक बेसिपेटल चेन बन जाती है। और मेच्योर पाउडरी कोनिडिया ड्राई कंडीशन में हवा के झोंकों द्वारा दूर दूर बिखेर दी जाते हैं। ये इसका हो गया डिस्पर्सल। प्रत्येक मेच्योर कोनिडिया एक यूनिसेलुलर यूनिप्लेट स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है। यह अपने आधार से जल अवशोषित करता है और जर्म ट्यूब द्वारा जर्मिनेट करता है। जर्म ट्यूब सेप्टेशन, ग्रोथ तथा ब्रांचिंग द्वारा नया माइसीलियम बना लेती है, जो पेरेंट माइसीलियम की तरह ही लाइफ साइकिल को रिपीट करता है। डायग्रामेटिकली इसको यदि देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार माइसीलियम से कोनिडियोफोर का निर्माण होता है। देख रहे हैं हम डायग्राम में कि जो माइसीलियम का एक पार्ट होता है वो कोनिडियोफोर का निर्माण करता है। एक स्टॉक है जिसमें एक वेसिकल है जिसे हम यंग कोनिडियोफोर कह रहे हैं। और इन कोनिडियोफोर की जो वेसिकल है उससे स्टिग्मेटा का निर्माण होता है। प्राइमरी सेकेंडरी हो सकते हैं, लेकिन जो कोनिडियल वाले स्टिग्मेटा होते हैं जिनसे कोनिडिया बनते हैं वो बॉटल शेप्ड होते हैं। इस प्रकार जो सेकेंडरी स्टिग्मेटा है उससे एपेक्स पर एक बेसिपेटल चेन बनती है कोनिडिया की। ये पाउडरी स्ट्रक्चर होते हैं। ड्राई कंडीशन में ये कोनिडिया डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे इनके बीच की जो डिस्क होती है, कनेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है और टूट जाते हैं इस चेन में से और हवा द्वारा सबस्ट्रेटम पर पहुंचाए जाते हैं। उपयुक्त सबस्ट्रेटम पर पहुंचकर ये जर्मिनेट करते हैं। यदि कोनिडियोफोर के स्ट्रक्चर की ओर देखें तो इसकी आउटर वॉल जो एक्साइन होती है वो स्पाइनी होती है, इंटाइन होती है। उपयुक्त वातावरण पर पहुंचने के बाद प्रत्येक कोनिडिया की एक्साइन फट जाती है। इंटाइन एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। यह इंटाइन सेप्टेशन ब्रांचिंग द्वारा नया माइसीलियम बना लेती है और यह माइसीलियम फिर से लाइफ साइकिल को रिपीट करता है पहले की तरह। किस प्रकार कोनिडियोफोर का निर्माण, कोनिडिया का निर्माण, कोनिडिया का डिस्पर्सल और कोनिडिया का जर्मिनेशन के बाद फिर से नए माइसीलियम का बनना और लाइफ साइकिल को रिपीट करना।